नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हास्यास्पद है, हालात हास्यास्पद है, लेकिन चुनाव है तो चुनावी सरगर्मी तो निश्चित तौर पर तेज हो जाएगी। दरअसल हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि एनडीए कहीं ना कहीं फिक्स दिखाई दे रहा है, आईएनडीआईए में थोड़ी सी जिच दिखाई दे रही है, इसलिए हास्यास्पद बता रहा हूं। कोई और कारण मत तलाशिएगा इसके पीछे। सीटों के बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। गोपनीय बैठकें चल रही हैं, बैठकें खुलकर नहीं हो रही, गोपनीय बैठकें चल रही हैं, लेकिन इधर एनडीए ने आज बैठक कर सार्वजनिक तौर पर बीजेपी, आजसू, लोजपा ने यह क्लियर कर दिया, जदयू ने, कि कौन किस सीट पर कहां से चुनाव लड़ेगा। सीटों के शेयरिंग को करीब करीब फाइनल कर दिया गया है। सारे लोग रजामंद हैं, अब बस उम्मीदवारों की देरी है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़फोड़ जारी है। एक तरफ पार्टी को छोड़ना है, दूसरे दल में जाना है। पैराशूट लैंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पैराशूट लैंडिंग जारी है। लेकिन इस पैराशूट लैंडिंग को पार्टी के कार्यकर्ता और कैडर कितना तरजीह देंगे, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या बिना कार्यकर्ताओं के, नेताओं के चेहरों के भरोसे चुनाव साध लेंगे आप। आपको दिखाते हैं कैसे जिच है और कैसे एनडीए फिक्स है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। में सीट बंटवारा फाइनल। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 68 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजसू। आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ पर जेडीयू लड़ेगा चुनाव। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। चतरा सीट पर एलजेपी रामविलास उतारेगी उम्मीदवार। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17। इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जेएमएम। मांडू, तोरपा, भवनाथपुर और जमुआ सीट पर पेच। नंबर्स को लेकर अभी स्टिक नहीं है, कोई ईगो नहीं है। मेरिट ऑफ द सीट्स को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। कांग्रेस की बैठक में 81 सीटों पर चर्चा। जैसे कि बैठक में हमारे 81 विधानसभा पर चर्चा हुई और बहुत ही मतलब अच्छे माहौल में सारी बातें आई हैं और अब इसको हम लोग स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को सौंपेगी। 2019 में भवनाथपुर और जमुआ में कांग्रेस लड़ी थी चुनाव। अब की बार जेएमएम उतारना चाहता है प्रत्याशी। सीएम ने जमुआ विधायक को जेएमएम में कराया है शामिल। 2019 में भवनाथपुर में चौथे स्थान पर थी कांग्रेस। 2019 में तोरपा सीट पर जेएमएम ने उतारे थे प्रत्याशी। 2019 में तोरपा में दूसरे स्थान पर थी जेएमएम। जेएमएम की पारंपरिक सीट है मांडू। जेएमएम के फागू बेसरा ने ठोका है दावा। मांडू विधायक को कांग्रेस ने कराया है पार्टी में शामिल। इंडिया ब्लॉक में कब सुलझेगा सीटों पर पेच। सीट बंटवारे पर एनडीए टाइट, इंडिया ब्लॉक में फाइट। तो एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे करीब करीब सुलझे हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए में, क्योंकि बातें खुलकर सामने आ गई हैं। दूसरी तरफ अगर आईएनडीआईए की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले की जो सूचनाएं हैं, एक बैठक चल रही है, अनौपचारिक बैठक सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर। कुल 4-5 सीटें बताई जा रही हैं जिन सीटों पर अभी भी जिच कायम है और उन सीटों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घोषणाओं के बाद ही तो तामझाम शुरू होंगे, सारे रुझान शुरू होंगे। आपको एक बार एनडीए की भी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आज क्या क्या हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2, एलजेपी रामविलास 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। न्यूज़ 11 भारत की खबर पर फिर मुहर लगी है। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 10 सीटों पर आजसू, 2 पर जेडीयू और 1 सीट पर एलजेपी रामविलास चुनाव लड़ेगी। आजसू की सीटें सिल्ली, गोमिया, डुमरी, ईचागढ़, पाकुड़, मांडू, मनोहरपुर, लोहरदगा, जोगसलाई
और रामगढ़। आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। दुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। जेडीयू की सीट जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ से लड़ेगी चुनाव। एलजेपी रामविलास की सीट चतरा से लड़ेगी चुनाव। जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। रांची के बीजेपी ऑफिस में सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। इस मौके पर बीजेपी और आजसू के नेता मौजूद रहे। इस दौरान दोनों दलों ने एकजुटता दिखाई। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। हालांकि बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सत्ताधारी दलों की घोषणा के बाद नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक भी 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें लाजमी है सीट दे देना। बेहतर किया उन लोगों ने कि सीट अगर नहीं देते तो सारा सीट एक साथ हारने से अच्छा है कुछ उनके जिम्मे भी कर दिया। और जिस तरह से उम्मीदवार अभी तक वो खोज रहे हैं, उस लिहाज से तो और भी कई गठबंधन के उनके साथी हैं जिनको शायद अभी नहीं मिला होगा। दूसरे प्रदेशों के जो की पार्टियां हैं, उनको बुला के देना चाहिए, तभी जाकर के उनको एक उम्मीद होगी कि हम कुछ कर पाएंगे। केंद्र में मंत्रीगण एक सीट मांग रहे हैं विधानसभा में। बिहार में जिसकी सत्ता, जिनके कारण केंद्र की सत्ता टिकी हुई है, वो हाथ फैला रहा है 2 सीट के लिए। जो पिछली बार गांव का सरकार बना रहा था। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अब प्रत्याशी के नामों की घोषणा की बारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट शनिवार या फिर रविवार को जारी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। एक शायर हुआ करते हैं इकबाल अशहर साहब,
एक शेर से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। उभरा हर एक बार एक नया फूल बनकर मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे, पहले मुझे कहा कि लब तेरे आजाद हैं, जब बोलने लगा तो डराया गया मुझे। शुरुआत करते हैं, अतिथियों का रुख करते हैं, स्वागत करते हैं बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ है। संजय जी स्वागत है आपका। और कमल ठाकुर साहब कांग्रेस से हैं। कमल जी बहुत स्वागत है आपका। प्रतुल साहब, सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग फिक्स बताया जा रहा है एनडीए में। 68 सीटों पर रजामंदी की बात, कैडर संतुष्ट है या कैडरों में नाराजगी देखी जा रही है? केदार हाजरा साहब आज निकल लिए और तो नहीं सरकने वाले। देखिए, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। अब कोई चला जाता है तो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हम बड़े हृदय से केदार हाजरा साहब को शुभकामनाएं दे सकते हैं और तो कुछ कह नहीं सकते। देखिए, वापस लौटते हैं। हम लोगों ने अभी, आप 2-4 दिन नहीं थे अभिषेक जी, तो मैंने तो हमेशा कहा था कि हमारा जो गठबंधन का पेच है वो सुलझ गया है, किसी दिन भी अनाउंसमेंट होगा। ये थोड़ा डिले जो हुआ वो इसलिए हुआ कि हम लोजपा को भी इसमें शामिल करना चाह रहे थे और अंततः हमारी मुहिम कामयाब रही। 17 सीट के साथ लोजपा भी आ गई। देखिए, आज तक के इतिहास में ये एनडीए का सबसे शक्तिशाली कुनबा है। वो शक्तिशाली इसलिए अभिषेक क्योंकि नॉर्मली एनडीए के फोल्डर में आजसू और बीजेपी लड़ा करती थी, लेकिन इस बार जदयू भी है, इस बार एलजेपी भी है। तो 4 दल मिलकर लड़ रहे हैं एक साथ। तो जो हमारी वोटों कटने की गुंजाइश थी वो कोई गुंजाइश नहीं है। और लोगों ने एक बड़े हृदय से माना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब लोग चाह रहे हैं इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति, तो हमें भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने कोटे से भी एक सीट देनी पड़ेगी तो हम देकर लोजपा को एकोमोडेट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते गठबंधन का कोई भी वोट बढ़े। और वही हुआ भी। देखिए, हम लोगों ने आजसू को 10 सीटें दी हैं, लेकिन ये भी अंतिम नहीं है। हमारे आज चुनाव से प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा साहब ने साफ कहा कि 1-2 सीटों पर अभी भी इधर अदला बदली या 1-2 सीटों का एडजस्टमेंट हो सकता है। हम लगातार जो अलायंस का मोटा मोटी खाका है वो आपके सामने हो गया, 68, 10 और 2 और 1। तो इस तरीके से हम लोग, भारतीय जनता पार्टी आजसू और जदयू और लोजपा चुनाव लड़ेगी। पहले ये लोग कह रहे थे कि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। पहले इन्होंने रोना रोया कि भाई हमारा गठबंधन नहीं बना। अब गठबंधन बन गया तो अब नया नैरेटिव सेट किया कि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई। साहब, आप तो अपने सत्ताधारी गठबंधन को देख ले। इस बार आपको माले को भी अकोमोडेट करना है। कम्युनिस्ट फोल्डर से भी शायद 1-2 पार्टी आनी चाहिए, उनको भी अकोमोडेट करना है। राजद की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कल बैठक करके 22 सीटों की मांग की थी और कांग्रेस भी ज़्यादा सीटें चाहती है। पिछली बार तो भाई सबकी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं कैडर के हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। तो ये कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इन्होंने रोटेशनल चीफ मिनिस्टर की भी बात की थी, गुलाम मीर साहब ने। 2.5 साल हमारा, 2.5 साल कांग्रेस का, उसका क्या होगा? तो हमने गठबंधन का खाका खींच दिया है। हमने बड़े हृदय से, भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन धर्म निभाने के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए जानी जाती है। हम बड़े दल हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, हम लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने गिरिडीह जैसी अपनी सेफ सीट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े मार्जिन से जीतते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग में जहाँ होती है वहाँ कोई सीट सेफ नहीं होती। फिर भी हमारी गिरिडीह काफ़ी सेफ सीट थी। हमने बड़ा हृदय दिखाते हुए आजसू को दिया और आजसू ने भी शानदार जीत हासिल की पिछले 2 चुनाव में। तो लगातार गठबंधन धर्म निभाने में हमारा कोई सानी नहीं है। हम अच्छे से गठबंधन धर्म निभाते हैं। हमने तो कॉल ले लिया साहब, अब ये कब कॉल लेते हैं ये देखने वाली बात है। और हमारे उम्मीदवारों की जो भी सूची है वो बहुत जल्द आ जाएगी। अगले 1-2 दिन का समय है, क्योंकि पहला जो है वो मुझे लगता है 24 तारीख को शायद लास्ट डे है नॉमिनेशन फाइलिंग का। तो जाहिर तौर पर उससे 2-4 दिन का तो समय आप देंगे। हाँ, कैंडिडेट्स को डिस्क्रिटली हम लोगों ने ज़रूर बताना शुरू कर दिया कि साहब आप तैयारी करो। औपचारिक घोषणा है बस बाकी है। अभिषेक, हमारे गठबंधन का खाका तय है। मैं फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 सीटों के एडजस्टमेंट की हमारे गठबंधन में हमेशा गुंजाइश होती है। सीटों के अदला बदली किया, उनके जो पार्टी का कैंडिडेट है हमारे सिंबल पे, हमारे पार्टी का कैंडिडेट उनके सिंबल पे, ये गुंजाइश अंत तक रहती है। तो साहब, एक सवाल का जवाब छोटा सा दे दीजिएगा। आपने कहा कैंडिडेट्स को आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया तैयारी करने। रांची, हटिया, कांके कैंडिडेट्स को बता दिया आप लोगों ने? या पर्दे में रहने दे अभिषेक जी। जब कैंडिडेट्स को जो केंद्रीय नेतृत्व है वो डिस्क्रिटली बता रहा है, तो जब ये पूरी सूची आ जाएगी तब इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। कुछ चीजों को पर्दे में रहने दें। कांग्रेस का रुख करते हैं। कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल साहब, निश्चित तौर पर पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन पूर्व के चुनावों से बेहतर रहा। इस बार 33+ सीटों पर उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग। मांडू, तोरपा, भवनाथपुर और जमुआ, इन सीटों पर क्या होगा? मांडू को तो लेकर आ गए हैं आप लोग, जयप्रकाश भाई पटेल को, जेपी भाई पटेल। क्या मौका मिलेगा उनको या सीट शेयरिंग में बलि चढ़ जाएगी जेपी भाई की? देखिए, सीट शेयरिंग की बात जो है, अंदर खाने सारा खाका तैयार है, बहुत उसमें जीच नहीं है।
लेकिन रही बात प्रतुल भैया जो बोले, एनडीए तो इनको इस साल याद आया पिछले साल से। 1992 में एनडीए का गठन हुआ, जब तक अटल जी रहे एनडीए जिंदा रहा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने तो एनडीए का तो नामो निशान मिट गया था इस देश से। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो कुनबा तैयार हुआ तो इनको डर घुसा, तो एनडीए तैयार हुआ। कब तैयार हुआ सर INDIA गठबंधन का कुनबा? अरे पिछले साल हम लोग इंडिया गठबंधन बनाए। यूपीए उससे पहले महागठबंधन नाम बदल लिया। नहीं, महागठबंधन के नाम पर हम लोग चुनाव झारखंड में लड़े थे, यूपीए था जी। अभी इंडिया गठबंधन से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात उम्मीदवारों की या सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग बहुत बड़ा विषय नहीं है। देखिए पिछली बार हम लोग 31 सीट पर लड़े थे, मेरा स्वाभाविक दावा 31 तो निश्चित है, लेकिन गठबंधन में ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर फिर से सत्ता के करीब पहुंचना है तो सेक्रीफाइस चारों दल, इनके छोटे छोटे, इनकी तो बैसाखी के चलते एनडीए यहां तैयार हुआ है। इनका स्वाभाविक पिछले बार के 2019 में 15 सीट से नकार गया था आजसू, इस बार 10 सीट पर तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं सारे लोग डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से, इसलिए यह कुनबा तैयार हो रहा है। जदयू को देना, एलजेपी को देना, यह डर का कारण है। मेरा तो गठबंधन पुराना है, वो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और इस बार कम्युनिस्ट भी इंडिया गठबंधन में है। तो इस बार का जो हम लोग का तैयारी है, चारों गठबंधन इंटैक्ट है। और मुझे लगता है कि इस पिछले बार जो चुनाव हम लोग परिणाम दिए थे इस राज्य में, उससे बेहतर सरकार बनेगी और फिर हम लोग जनता के सेवा के लिए अग्रसर रहेंगे। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, आपका गठबंधन पुराना है, बस नाम नया है। यूपीए से जब INDIA में आए थे तो कुछ और गठबंधन के दलों को लेकर आए थे, इसलिए INDIA आप लोगों ने नाम रखा। सारे दल खिसक लिए सर, फिर से यूपीए ही बचा आपके पास, लेकिन नाम आप लोग आज भी INDIA का लेकर चल रहे हैं। जदयू को भी आप लोग लेकर आए थे अपने साथ, ममता बनर्जी जी भी थी, कई बड़े चेहरे थे जिन लोगों ने फ्लोर पर लाया। देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज होती है गठबंधन में, कोई सॉफ्ट कॉर्नर वाला आदमी होता है, हो सकता है कि गठबंधन में फर्क बता दीजिए ना सर जनता को, यूपीए में और INDIA में अब क्या फर्क बचा है? नया दल कौन सा है आपके पास? आप नाम तो बदलते रहते हैं, यूपीए से INDA हो गया, ये नाम तो बदलते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो दल हैं वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो दल हैं वो आज भी इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन ये कमल साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे इस बात से कि यूपीए जहां से शुरू हुई थी, यूपीए आज वहीं पे है। यूपीए के साथ वही सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले दल हैं। जब यूपीए बना था, फॉर्म हुआ था, INDIA जिन लोगों ने बनाया सब सरक गए। अब यूपीए वही पुराने दलों को साथ लेकर चल रहा है। अभिषेक जी, जदयू से सच्चाई ये है कि इस इंडिया गठबंधन का शुरुआत जो है जदयू ने किया था। लेकिन अब कौन सी परिस्थिति आ गई ये तो नीतीश कुमार बताएंगे, कौन सा डर पैदा हो गया ये तो नीतीश कुमार बताएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन आज के टाइम में मजबूत है, जिसका परिणाम है कि एलजेपी जो यहाँ उसका जनाधार बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपने एक सीट दिया है। यहाँ जिसका जनाधार है इनके बाद, बीजेपी के बाद, वो आजसू है और आजसू को आपने दरकिनार कर दिया। पिछली बार 15 सीट दे रहे थे तो आजसू आपके साथ नहीं रहा, इस बार 10 सीट पर क्यों तैयार हो गया? आजसू से ही पूछ लेते हैं। एक लाइन बात बताऊं, पहले इन्होंने कहा कि हम 20 सीट दे रहे थे, फिर अभी कह रहे हैं 15 सीट। सीटों को लेकर ये खुद कंफ्यूज है। नहीं, मुझे बोले कमल जी, मैंने 15 सीट ही बोल रहा था। कमल जी, मुझे लगता है कि आजसू से संबंधित मामला है तो आजसू के प्रवक्ता साहब बैठे हुए, संजय रंजन साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कमल ठाकुर साहब से या प्रतुल सहदेव साहब से। संजय रंजन साहब, कोई कह रहा है कि आजसू असंतुष्ट है, आजसू मुझे तो संतुष्ट नजर आ रही है पूरी तरीके से। सुदेश महतो साहब को आज मैंने सुना, मैंने देखा। बाकी रहा एलजेपी का, चिराग पासवान की पार्टी का, तो गठबंधन में हर दल का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस भी करेगी दल का सम्मान, INDIA भी करेगा, जो भी छोटे भी दल होंगे। मुझे लगता है माले वगैरह को टिकट दे रहे हैं आप लोग कि नहीं दे रहे हैं? कमल ठाकुर साहब देंगे ना सबको? माले बड़ी पार्टी है, टिकट देंगे ना? माले मेरे गठबंधन में है। बिल्कुल गठबंधन में है, कहां टिकट देंगे वो भी देखना है। संजय रंजन साहब, क्या असंतुष्टि में आप लोगों ने रास्ता तलाशा है कि किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके चुनाव लड़ जाएं, या फिर ये उपस्थित सबसे बेहतर विकल्प नजर आया था आजसू को, जिस पर आजसू ने जिसका चयन किया है? ये सबसे बेहतर विकल्प है और किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पहली बात देखिए जनाब,
बंदूक का वजन होता है 4.5 kg और गोली होती है 13 ग्राम की, मगर चलती कम वक्त गोली ही है। क्या बात? और लग जाती है तो कत्ल हो जाता है। तो सर निशाने पे बिल्कुल गोली लगेगी हमारी। ठीक है, हमारे हिस्से में 10 सीटें अभी आई हैं, 1-2 सीटों पे नेगोशिएशन जारी है बिल्कुल, और हमें लगता है कि जल्दी ही नेगोशिएशन जो है एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म होगा। सवाल ये नहीं कि हमारे हिस्से में कितनी सीटें आई जी, इससे बड़ा सवाल ये है कि जो 2 और घटक दल हमारे साथ जुड़े हैं, अगर इन चारों घटक दलों की शक्तियों को इकट्ठे जोड़ा जाए तो लगभग हम 52% वोट के हकदार होते हैं। तो हमें ये लगता है कि आने वाले चुनावों में हम इकट्ठे जब लड़ेंगे तो मौजूदा सरकार को न सिर्फ नेस्तनाबूद करेंगे, बल्कि एक ऐसी सरकार का गठन साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है जो बहुत मजबूत होगी, बहुत दृढ़ता के साथ काम करेगी और जनता के सरोकारों के लिए लड़ेगी। हम अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ सांसद या विधायक होना नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा लक्ष्य हमारा है कि हर घर में एक नायक और अधिनायक पैदा करें जिसको अपने हक और हुकूक की जानकारी हो। हम तो खेत खलिहान के लड़ाके हैं, हम लोगों की जो नींव है वो आंदोलन की नींव है। हम तो लड़ रहे हैं खेत के पानी के लिए, हम तो लड़ रहे हैं उन नौजवानों के लिए जो बेवजह शहीद हो गए एक नौकरी की खोज में। हम तो नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, हम तो युवतियों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम तो यहाँ की तकदीर और तस्वीर के लिए लड़ रहे हैं। हम उम्मीदों को बोझ नहीं समझते, बल्कि उम्मीदों को अपना हक और हुकूक समझते हैं। और इस बार की जो सरकार होगी वो इसी बिना पर खड़ी होगी, जो यहाँ के 3.5 करोड़ लोगों के हक और हुकूक की बात करेगी। सरकार इस बार जो बनेगी वो लोगों के दरवाजे तक जाएगी, न कि लोगों को सरकार के दरवाजे पे दस्तक देनी होगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चारों घटक दल सामने आए हैं, इकट्ठे आए हैं। और वैसे घटक दल जो एनडीए फोल्डर में तो हैं, जिन्होंने प्रत्याशी मगर नहीं दिया है यहाँ, वो सब हमारे साथ रहेंगे। मांझी साहब भी हमारे साथ रहेंगे और ऐसे अनेक घटक दल जो एनडीए फोल्डर में है राष्ट्रीय पटल पर, वो हमारे साथ रहेंगे। और इस बार की जो लड़ाई होगी वो सिर्फ इसी बिना पर होगी कि हमें चाहिए क्या। इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। हमारा कोई तंग नज़रिया नहीं है। और जैसा हमारे अभी कांग्रेस के मित्र ने कहा कि पिछली बार 15 पे नाराज़गी थी, इस पर 10 पे मान गए। मान नहीं गए जनाब, ये भ्रातृत्व की भावना थी। और अच्छी तरह से एनडीए फोल्डर जानता है कि हमारी सामर्थ्य शक्ति क्या है। तो हम अपने सामर्थ्य के बूते हैं, हम अपनी अस्मिता और अस्तित्व के मामले में अलग धरातल पर खड़े हैं, मगर बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। उसके कारण हम भाजपा के सहयोगी, नैसर्गिक सहयोगी दल हैं। 2019 का चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने इकट्ठे लड़ा था। विधानसभा के चुनावों में किसी वजह से हम सहयोगी दल नहीं बन पाए, मगर जब हम विधानसभा में गए तो हम साथ बैठे। तो प्रश्न ये नहीं है कि कितनी सीटें मिली, उससे बड़ा प्रश्न ये है कि कितनी सीटें इस बार हम मिलकर लाएंगे। इस बार हमारी सरकार होगी, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हमारी सरकार बनेगी। प्रतुष यादव साहब, आजसू पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच है, बरकरार है। 15 सीटों पर लड़े थे, 10 सीटों पर मान गए। कहीं ना कहीं एक डर है। संजय रंजन साहब ने बड़ी बात कह दी कि सामर्थ्य के हिसाब से सारे दलों ने अपना एडजस्टमेंट किया है। इशारा तो नहीं कर रहे कि कांग्रेस सामर्थ्य से ज्यादा सीटें मांग रही है, जिसको लेकर जिज फंसा हुआ है अभी भी INDIA में। देखिए अभिषेक जी, आजसू के बारे में बिल्कुल सही है कि हमारा नैसर्गिक सहयोगी है। सिर्फ एक चुनाव हम साथ मिलकर नहीं लड़े थे 2019 का, और 11 ऐसी सीटें थी जो अगर आजसू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ती हो 2019 के विधानसभा चुनाव में तो हम लोग जीत गए होते। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां बनी, 1-2 सीट पर जीत फंस गया, जिसके कारण हम साथ मिलकर नहीं लड़ पाए और इसका नुकसान उठाना पड़ा।
और देखिए जाहिर तौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता अपने पार्टी और अपने गठबंधन की बात कम कर रहे हैं, वो हमारी बातें कर रहे हैं। साहब मैं बैठा हूं, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता मेरे बगल में आदरणीय संजय रंजन जी बैठे हैं, आजसू के आधिकारिक प्रवक्ता। हम दोनों संतुष्ट हैं, तो फिर तीसरे को इस पर क्या आपत्ति हो रही है? वो पुरानी कहावत है ना, बेटा बेटी केकरो गुलहत्थे बैठल मंगरो, यानी बेटा बेटी किसी और के हैं और शादी के सारे रस्म जबरदस्ती मंगरो कह रही है कि हम ही निभाएंगे। भाई यहाँ हम दोनों संतुष्ट हैं, यहाँ तीसरे की एंट्री की कहाँ आवश्यकता है? और देखिए ये कैसे, ये चुनाव के जो मुख्य मुद्दे होंगे, किस तरीके से मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा जाता है, अभिषेक आप भी जानते हैं, और अगला 5 वर्ष जो भी सत्ता में आता है वो मैनिफेस्टो को अपना इंप्लीमेंट करने में लगाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत संक्षिप्त में, 1/8/2024 को विधानसभा में पूछा गया अमित कुमार मंडल जी का प्रश्न, जिसका जवाब दिया गया था। ये मैं ऑथेंटिक दिखा रहा हूं आपको, जो विधानसभा में उन्होंने जवाब दिया था, जिसको पटल पर रखा गया था। मैं सिर्फ 2 पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूं, तो ये सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये पता चल जाएगा। अभिषेक, उनका पहला प्रश्न था कि क्या यह सही बात है कि राज्य सरकार के द्वारा वृद्धा एवं विधवा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए तथा राज्य के गरीब, वंचित, शोषित महिलाओं को चूल्हा खर्च के रूप में प्रति माह 2000 देने की घोषणा की है? और उत्तर क्या था राज्य सरकार का? अस्वीकारात्मक, यानी हम सहमत नहीं है। निश्चय पत्र में कुछ और कहा और यहां कुछ और कह रहे हैं। दूसरा लास्ट पॉइंट मैं पढ़कर आप सुना रहा हूं, क्या यह बात सही है कि राज्य के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया जैसे अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देने की घोषणा की गई है? इन्होंने कहा था सारे अनुबंध कर्मियों को हम स्थायी नौकरी देंगे। इसका भी उत्तर क्या अभिषेक सरकार से? अस्वीकारात्मक, यानी हम सहमत नहीं है। निश्चय पत्र में इस सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन जब इनसे ऑफिशियली विधानसभा के पटल पे पूछा गया, मैंने तारीख भी बता दी 1/8/2024 को, और ये अल्पसूचित प्रश्न संख्या 4 है। माननीय विधायक अमित मंडल जी का जो प्रश्न था, इस सरकार ने तो अपने मैनिफेस्टो में जो निश्चय पत्र में दिया था उसको नकार दिया। कह दिया कि चूल्हा खर्च नहीं देंगे साहब, कह दिया कि किसी अनुबंध कर्मी, वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या तमाम अनुबंध कर्मियों को हम परमानेंट नहीं करेंगे, और जो विधवा पेंशन राशि है उसको 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का अस्वीकार कर दिया। तो ये सरकार तो झूठ और फरेब और मक्कारी के बलबूते पे चली। झूठ, फरेब, मक्कारी जैसे सर घोषणा पत्र तो सरकार का नहीं होता ना, किसी खास दल का होता। आप किसके दल की बात कर रहे हैं? मैं तो झारखंड, निश्चय पत्र तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चय पत्र का मैं पॉइंट भी बता दूंगा अभिषेक। चूल्हा खर्च कौन नहीं जानता? जो इन्होंने विधवा पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, कौन नहीं जानता? जो दूसरा पॉइंट था कि अनुबंध कर्मी, जो अनुबंध कर्मी का चैप्टर था अभिषेक, मुझे अच्छे से याद है, मैं दिखा भी दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, कि अनुबंध कर्मी शब्द को खत्म कर देंगे, स्थायी नौकरी देंगे, सारे अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। आप बोले तो मैं वो आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, जो निश्चय पत्र था कि अनुबंध कर्मियों के क्या अधिकार है। लेकिन सरकार से जिस समय विधानसभा में इन चीजों पर पूछा गया, तो उस सरकार ने साफ जो इनकार कर दिया कि नहीं साहब, हम इससे सहमत नहीं है, अस्वीकारात्मक है। देखिए ये आ गया, देखिए बस मैं 10 सेकंड की मोहलत और चाहूंगा। अनुबंध कर्मियों का अधिकार, ये निश्चय पत्र जेएमएम का है, उसमें साफ लिखा है कि राज्य सरकार अनुबंध पर नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर स्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। साथ ही नियुक्त अनुबंध कर्मियों को परमानेंट के तहत नियमित की जाएगी। अब आप इसके अतिरिक्त और कुछ बचता है क्या? और ये सरकार, जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार डिनाई करती है। साहब ये किस तरीके का बात? उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी थी, समान काम के लिए समान वेतन की शर्त को लागू किया जाएगा, तमाम फलाना ढिमकाना, लेकिन कुछ लागू नहीं हुआ। मैंने तो एक रियलिटी चेक दिखा दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो उनकी सबसे बड़ी घटक दल है, उसके निश्चय पत्र की घोषणा, और इसी वर्ष 2 महीने पहले जब लास्ट विधानसभा का सत्र था, उस समय राज्य सरकार को जब जवाब देना था माननीय विधायक अमित मंडल के प्रश्नों पर, उन्होंने सबको अस्वीकार दिया कि नहीं साहब, ये तो हमारे एजेंडा में है ही नहीं, हम कहां से देने जा रहे चूल्हा कर, हम कहां से अनुबंध कर्मियों को स्थायी करेंगे। तो ये कथनी और करनी का अंतर है, और ये एक मेजर कारण है कि जनता की आकांक्षा के अनुरूप, मैं मानता हूं आजसू ने भी सैक्रिफाइस किया, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने भी सैक्रिफाइस किया, मैं मानता हूं जदयू ने भी सैक्रिफाइस किया, लोजपा ने भी सैक्रिफाइस किया। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा था। हमारा लक्ष्य था कि झारखंड के इतिहास की जो सबसे भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाए, जनहित में। जनता की आकांक्षा से था, और जनता की आकांक्षा के अनुरूप ही पार्टियां चलती हैं। और सबसे बड़े
बड़े दल होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व, हम तो आज भी खुले हैं, 1-2 सीटों पर वार्ता चल रही है, जैसा बिल्कुल मैंने पहले भी बताया आपको। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने कॉम्प्रोमाइजेस किए, क्योंकि इन सरकार ने सिर्फ झूठ और फरेब किया, और जो बार बार ये योजनाओं की बात करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, इन्होंने तो अस्वीकार कर दिया था। चलिए कमल ठाकुर साहब, क्या कारण हुए कि घोषणा पत्र में घोषणाओं को रखने के बाद जनता के सामने जिन वादों को रखा आप लोगों ने या जेएमएम ने रखा, आपके गठबंधन के दल हैं, उसके बाद उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, वादे टूट गए, पूरी तरीके से वादे पर फेल हो गए, और इस बार उसी जनता के पास फिर से जाना है? क्या नए वादे लेकर जाएंगे या पुराने वादों का फिर से समावेश करेंगे नए घोषणा पत्र में? देखिए, जो वादा सरकार करती है कहीं न कहीं पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम को पूरा करती है। आप जो है केंद्र सरकार से मेरा हमेशा से डिमांड रहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपया मेरा दे दो। ये सारे जो आप निश्चय की बात करते हैं, मैं सारा पूरा करूंगा। ये डिमांड आपका कब से है कमल ठाकुर साहब? हमेशा से रहा है। मेरा पैसा है तो हमेशा से रहा है। कोई सर, सरकार भी तो केंद्र में आपकी थी जब पैसा रुका था 2005 में। 2005 से लेके तो क्यों रोक दिया था? उसके बाद 10 साल से जिसकी सरकार है, मैं मांग रहा हूँ। 5 से 14 तक तो थे ना सर आपसे मैं 2014 से लेके 2024 के बीच में आपकी सरकार है, मैं अपना डिमांड रखा हूँ। 5 से 14 और 5 से 14 का सर नहीं बोलेंगे जब आप केंद्र में भी हैं, आप राज्य में भी हैं। 1,36,000 करोड़ का आज आप वादा कर रहे हैं, लेकिन यही 1,36,000 करोड़ रुपए रोकने वाले आप साहब। आप बैठे हुए थे दिल्ली में, आप यहां पे सत्ता में थे, बावजूद इसके पैसे रुक गए राज्य की जनता के, और अब आज आप लोग वादा कर रहे हैं कि अब पैसा आएगा तो हम सबको बांट देंगे। देखिए क्यों साहब? नहीं अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है। नहीं, काम किया सरकार। मेरा जो वृद्धा पेंशन का एज था उसको हमने कम किया। क्या विधवा का एज होता है क्या? विधवा का भी एज नहीं होता, विधवा होना है उसको पेंशन हमने दिया। आज जितनी योजनाएं हैं, मैं हमेशा स्वीकारता हूं कि सरकारें कुछ काम छूट जाती है, जो भी कारण हो, लेकिन उसको पूरा करना, जो सरकार जनता के लिए बनती है उसको पूरा करना उसका काम है। तो हम लोगों ने सरकार से, जनता से बोला है कि भाई आपके जो काम छूट गए हैं उसको मैं अगली बार जरूर करूंगा। जनता इस पर हम पर विश्वास कर रही है कि आपको फिर से सत्ता मेरे करीब है। आप समझिए कि इनको जदयू और एलजेपी को देने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कभी जदयू एलजेपी यहां चुनाव लड़ा कब है इनके साथ? शुरुआत के दिनों में जदयू का 6-7 विधायक हुआ करते थे, उसके बाद कब इनके गठबंधन में रहा है वो अलायंस? लेकिन केंद्र की सरकार को नुकसान न हो, उसका परिणाम है कि आज आप कहना चाह रहे हैं कि सरयू राय साहब को जमशेदपुर पश्चिम तक टिकट नहीं मिलना चाहिए? अगर सरयू राय साहब जदयू में आ गए हैं, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है, जमशेदपुर पश्चिम उनका गढ़ रहा है, तो क्या सरयू राय साहब को जमशेदपुर पश्चिम तक टिकट नहीं मिलना चाहिए? सरयू राय साहब कहीं से लड़े, किसी दल से लड़े, मैं वो विषय नहीं है मेरा। मैं ये बता रहा हूं कि केवल बैसाखी के डर, जिस बैसाखी पर केंद्र सरकार चल रही है, उस डर ने इनको जदयू को भी टिकट देने के लिए तैयार किया। नहीं तो ये बैसाखी का डर है? ये बैसाखी का डर है। क्या बैसाखी क्या है? अरे अगर आप यहां उनको नहीं सीट देते तो केंद्र में आप परेशान हो जाते, क्योंकि वहां जदयू आपका सहयोगी है, और जदयू का जो नहीं देने के पीछे कोई कारण तो बताइए सर कि क्यों नहीं मिलना चाहिए जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय साहब को टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, हम कहते हैं कि जदयू का क्या यहां पर रहा है, आप डर से उसको केवल दे रहे हैं एलजेपी का। 10 सेकंड आ रहा हूं पत्तू साहब। सरयू राय साहब ने निर्दलीय बीजेपी के सीएम रहते थे रघुवर दास, उनको परास्त किया। आप जदयू का जनाधार खोज रहे हैं? देख लीजिए, जो आदमी बीजेपी के सीएम को परास्त किया, हाँ, आज उसके साथ भी आपको मिलना पड़ रहा है। तो आप लोग ये सब नहीं करते? डर है ये। आप लोग ये सब नहीं करते सर राजनीति में? राजनीति में आप बताइए कि हमने कब इस तरह का काम किया? मैं तो सीधे सीधे बताऊंगा सर। कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन साहब, झारखंड के दिसोम गुरु, जिनको पूजती है झारखंड की जनता, और कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में बैठकर शिबू सोरेन को गिरफ्तार करवाया था। बाद में बरी हो गए। आप ही के सरकार में मंत्री थे सर, और अदालत ने बरी किया बाइज्जत। वो भी उस उम्र में उनको जेल भेजना पड़ा, जेल जाना पड़ा, जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। किस सरकार ने भेजा था? नहीं, आप एक बात समझिए, शशिनाथ झा मर्डर केस। नहीं आप, अरे अगर कोई बाद में मुकदमा FIR है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है। वो कोई हो,
लेकिन यहां तो चुनाव की बात हो रही है ना। चुनाव में आपने कहा कब नुकसान पहुंचाया, कब अगेंस्ट में लड़े, तो सर जब देखिए क्या है ना, हाँ क्या है कि हमने तो केवल ये बोला कि बैसाखी का जो डर है, उस बैसाखी के डर ने इनको यहाँ 2 सीट दिलवाया। सिर्फ 10 सेकंड बैसाखी के मुद्दे, आ रहा सिर्फ हूं, 10 सेकंड। बटर साहब का स्वागत कर रहे दीजिए। बटर साहब जुड़ गए हमारे साथ, जेएमएम से अरविंदर सिंह डोलूर, बटर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बटर जी स्वागत है आपका। आ रहा हूं बटर साहब आपके पास, 10 सेकंड प्रतुल जी को सुन लेता हूं, आप भी थोड़ी बातों को समझ लेंगे। बाद प्रतुल जी थोड़ा ब्रीफ भी कर देंगे, जो बातें अभी तक हुई हैं उनको बातें याद रहती है। प्रतुल जी ब्रीफ कर देंगे। मैं उसका इंटरप्रेटर नहीं हूं जो मैं उसे ब्रीफ करूं। आपको याद रखो, यकीन मानिए अरविंदर इतना सजग है कि वो देख रहा होगा आपके चैनल को आज जुड़ने से पहले। देखिए मैं कमल ठाकुर साहब की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बैसाखी के सहारे हमारी सरकार चल रही है। 240 सांसद अगर बैसाखी के सहारे पे हैं, फुल मेजोरिटी आई थी एनडीए को, 290 से ज्यादा की सीटों की प्री पोल अलायंस था, 240 अकेले भारतीय जनता पार्टी को थी। तो साहब 2004 में तो कांग्रेस के सिर्फ 145 सांसद थे, तो उस समय क्या आप स्ट्रेचर पे थे, फिर भी आपने सरकार बना ली ना। 145 सांसद पे सरकार बना लेंगे स्ट्रेचर पर लेटकर, और हमारे 240 सांसद अकेले बीजेपी के हैं, और प्री पोल अलायंस को 290 से ज्यादा सीट आई, उसको कहते हैं बैसाखी पे। तो ये नजरिए और कन्वीनियंस की राजनीति का फर्क होता है। जी अभिषेक, तो आप 60-65 सीटों के नुकसान को कैसे देखते हैं? 240 तो आपने बता दिया, 303 का आंकड़ा था आपका ना। वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद हम लोगों ने इस पर बहुत विवेचना की, बहुत सारा डिस्कशन किया। मुझे लगता है झारखंड पे लौटना चाहिए। वही आपको झारखंड पे तो नहीं, स्थिति हालात हो जाएंगे जो नुकसान, जो डैमेजेस आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में फेस किए, आज भी हालात क्या बदले हैं प्रतुल साहब उससे अलग? देखिए उस समय क्या था ना, नहीं लोकसभा से पहले मैं विधानसभा में ले चलता हूं। 2019 की विधानसभा की बात करें तो आजसू और हमारे में अलायंस नहीं बन पाया। वो पहली बार मौका था जब हम अलायंस में नहीं लड़ पाए। और मैं बताऊं अभिषेक, हम 25 सीटें जीते, आजसू भी 2 सीटें जीती, और 11 ऐसी सीटें थी जो हम लोग साथ मिलकर लड़ते तो हम जीत जाते। हमें 50 लाख वोट आए, आजसू को 7 लाख से ज्यादा वोट आए, 57 लाख वोट हमें कुल मिलाकर आए जब हम अलग लड़ रहे थे। लेकिन इनकी तथाकथित लहर, जो ये कहते हैं हमारी लहर थी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए, उसमें इनको सिर्फ 52 लाख वोट आए थे, यानी बीजेपी से 2 लाख ज्यादा, और हम साथ मिलकर लड़ते तो उससे 5 लाख कम। तो ये कौन सी लहर थी? तो जाहिर तौर पर ये अलायंस नहीं होने के कारण, और इन्होंने जो आदिवासी मूलवासियों को सशक्त करने की बात कही थी, आदिवासी मूलवासियों की सबने सपने देखे साहब। एक युवा बोल रहा है कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार होगी, उनको नहीं पता था कि आदिवासी से मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ अपने परिजन है। जी कमल ठाकुर साहब जल्दी बात खत्म करें, बटर साहब के पास देखिए 2019 में कोई लहर किसी की नहीं थी। लहर तो हेमंत सोरेन साहब की लहर नहीं थी, आज है लहर। अच्छा लहर आज है। आज इंडिया गठबंधन का झारखंड में लहर है, और प्रतुल जी बड़े प्रवक्ता हैं। बड़े नहीं, 23 तारीख को हम लोग को फिर आप बुला लीजिएगा। 23 तारीख को इनको पता चलेगा कि लहर किसकी है। चलिए ईवीएम क्या बहाना नहीं करेंगे उस दिन, बस एक प्रॉमिस बटर सिंह साहब। अरे ईवीएम तो मैं तो 30 सेकेंड, हाँ मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि 542 सीट भी जिस दिन हम जीत जाएंगे ना भारत में, फिर भी ईवीएम पर मेरे जैसे आदमी सवाल करेगा, जिसका कारण है अभिषेक जी। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा। बोल रहे आप। मैं एचईसी में रहता हूं। 2009 के चुनाव में मेरा बूथ संख्या 128 था। आप कहीं जांच करवा लीजिएगा। हम लोगों ने सब लोग दस्तावेज लेकर आए, सुन लीजिए तो अच्छा लगेगा। नहीं सुनिएगा तो फिर तो नहीं मैं कह रहा हूं दस्तावेजों के साथ बताते नहीं मैं आपको एक बात बता रहा हूं ईवीएम बात तो इस बात को साथी पर एक मिनट का आप देखिए। आप ईवीएम पे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया तो मैं और आप कौन होते हैं बोलने वाले? बोलिए कमल बोले। और जब ईवीएम खुलता है उस बूथ का तो बीजेपी को 1 वोट आता है, कांग्रेस को 1 वोट आता है, एक कोई निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको 267 वोट आ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि बीजेपी का वोटर वहां शारदा जी खड़े थे और हमारे यहाँ गोपाल शरणनाथ शाहदेव थे। तो मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं। मैं ईवीएम पर सवाल में 542 सीट भी मैं जीत जाऊंगा जिस दिन, उस दिन भी ईवीएम पर सवाल। मतलब अगर 542 सीट जीतेंगे, पहले तो 543 सीटें हैं, अगर आप 543 सीटें जीतेंगे आपको देंगे ना सर, 542 दे रहे हैं आप संतुष्ट तो होइए प्रतुल भैया। अब ये कवर कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। कमल जी मत चौकिए बीच में। आप एनडीए 2 पर थे, INDI में जिच
मामला यह सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीरें अभी तक साफ नहीं है। गोपनीय बैठकों का दौर झारखंड में फिर से चल रहा है। बड़ा साहब, कब तक दौर गोपनीय चलते रहेंगे? गोपनीय बहुत सारे काम किए जा रहे हैं सर। अभिषेक जी, चलिए, आपको देख के अच्छा लगा, 2-3 दिन से आप नहीं थे जी, थोड़ा मुस्कुराइए आप भी। झारखंड में है, झारखंड में है वो पटियाला में। हमने तो कभी ये वादे नहीं किए थे कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के 24 घंटे 48 घंटे पितृपक्ष के बाद बस हमारी लिस्ट आ जाएगी। हम तो कभी हमने डेट नहीं दिया था। हाँ, ये बैठक हमारी चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली कल तक शाम तक ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल तो राहुल क्योंकि हम देखिए, हम कोई ये कोई 100 मीटर्स 200 मीटर्स की रेस तो नहीं है कि मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया तो मैं जीत गया, आप इन्होंने बाद में डिक्लेयर किए तो जीत गया। इन्होंने एनडीए वालों ने भी बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कशंस करके, दिल्ली में डिस्कशंस हुई, झारखंड में डिस्कशंस हुई। उसी तरह हमारे गठबंधन में भी है, क्योंकि हमारे घटक दल भी हैं, सबको अपनी अपनी सबकी डिमांड्स हैं। उस डिमांड में सबसे बेहतर तरीके से सबको खुश रख के, कोई नाराज भी ना हो, ये डिसीजन आने में टाइम लगता है। सो हम अपनी पुरानी जो कहते हैं गलतियों से सीखते हैं। हमने बहुत सारे इलेक्शंस लड़े हैं, कुछ जीते कुछ हारे, हम अपने उससे मिस्टेक से सीख रहे हैं, कहाँ गलत हुआ। हरियाणा में अभी जो कांग्रेस की हार हुई, इंडिया गठबंधन के लोगों की हार हुई, उसमें भी कुछ कारण रहे, वो भी हम सोच रहे हैं कैसे उसको हम लोग दूर कर सकें। तो ये डिक्लेयर करना नहीं डिक्लेयर करना, ऑब्वियसली अब तो आज नॉमिनेशन की डेट्स, मतलब ये आज अधिसूचना जारी हो गई। अब समय किसी के पास नहीं बचा, तो आप कल तक इंतजार कीजिए, कल शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसमें हड़बड़ी करने की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। चलिए, कल राहुल गांधी साहब भी आ, तो संभव है कि राहुल गांधी साहब के आने के बाद बहुत सारी सीटों पर जो तकरार नजर आ रही है, मांडू, तोरपा, भवनाथपुर, जमुआ और मेरी नजर में तो रांची भी, ये जो 4-5 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके, ये तो मामला अभी फंसा हुआ नजर आ रहा है मुझे। लेकिन बड़ा साहब, जो आत्मविश्वास आप लोगों का है, वो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है इस बार सत्ता का? अभी अभी कमल साहब ने कहा कि हेमंत सोरेन साहब की लहर चल रही है, ये विश्वास बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लेकिन जनता के बीच तो जाना होगा। जनता के बीच कौन जाएगा, कब पता चलेगा, तब तो जाएंगे। कहीं अति विश्वास तो नहीं हो गया है जो घातक हो जाए? ऐसे एनडीए ग्रसित है, हमारे इंडिया गठबंधन इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, है ना। हमको कॉन्फिडेंस है और जनता से जो प्यार मिल रहा है, देखिए, हम जमीनी तौर पे काम करते हैं, हवाई वाले नहीं है ना। और जो हमें रिपोर्ट्स है, जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है, आज ही देख लीजिए कि एक माननीय विधायक और एक आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया जी। क्या रीजन था? हमारी पार्टी में आए, पहले भी हमारी पार्टी में थे, हमने तो दिल खोल के स्वागत किया। और ये सब लगा रहेगा, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। मैं इसको कोई ऐसा ये बनाना नहीं चाहता कि सेंसेशनलाइज करना नहीं चाहता है। अब एनडीए से नाराज होके आए हैं तो आई डोंट वांट टू, मैं इनकी तरह से उसको समझते, जैसे चंपई जी चले गए हमारे यहाँ से, तो बीजेपी ने ऐसा मुद्दा बना लिया कि बस ये तो तुरुप का इक्का आ गया। आज वो तुरुप का इक्का पता नहीं कहाँ है। इनके आप का इक्का नहीं मानते हैं या भाजपा के बयान को गलत बयानी मानते हैं सर? तुरुप का इक्का अगर होते तो इनके जो अभी परिवर्तन यात्रा में तो पेपर में फोटो ही नहीं थी उनकी। अगर तुरुप का इक्का होते, प्रधानमंत्री जी के सब जगह प्रेजेंट होते ना। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आए जिसमें चंपई जनता का तो फोटो ही नहीं था। अब क्या वो, अब चूंकि बीजेपी में है तो मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नेता हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ से उनके यहाँ गए। ये इलेक्शंस में, हर इलेक्शंस में अमूमन देखा जाता है, पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है। तो इसको मेन है कि हमारी जो तैयारी है, और ठीक हमारे कमल जी छोटे भाई बता रहे थे, जो लहर है, तो ये लहर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जब जनता का प्यार मिल रहा है उसके कारण ये हमको कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस जैसे शब्द और ये बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और रहने दीजिए। और आप देखिए ना कि बीजेपी बोलती है कि भाई हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक रायशुमारी होती है, 3-3 नाम जाते हैं। उसके बाद आज देख, मैं भी पेपर में सुन रहा हूँ, यहाँ पे बैठा सुन रहा हूँ कि हटिया और रांची में जो हो रहा है, तो वो तो रायशुमारी में नाम ही नहीं था, उनका नाम आ रहा है। तो फिर ये रायशुमारी दिखाने के लिए था या कि आंखों में धूल झोंकने के लिए जनता का था? तो ये तो वो बीजेपी पार्टी ही बता सकती है।
इसलिए हम बहुत सावधानी से अपनी पुरानी मिस्टेक्स को देखते हुए और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए हम बहुत सावधानी से बढ़ रहे हैं और कल शाम तक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कल शाम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हालांकि मेरा अगला सवाल आपसे होना चाहिए था, लेकिन एक बार आऊंगा आपके पास। एक बार संजय रंजन साहब के पास जाता हूं। संजय रंजन साहब, अभी अभी कहा इन्होंने कि लोगों का आना जाना अभी लगा रहेगा। ये दलों की बात है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे उमाकांत रजक, एक बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं आपके। क्या कारण हुआ, इतनी नाराजगी क्यों हो गई कि अचानक जैसे ही सीट बंटवारा फाइनल होता है और चंदन क्यारी हाथ में नहीं दिखता, वो जेएमएम के पलड़े में चले जाते हैं और जो एनडीए के नेता प्रतिपक्ष माने जा रहे हैं अमर बावरी साहब, अब वहां से ताल ठोकेंगे चुनाव लड़ने की। आखिर ये कैसा मैनेज कर रहा है गठबंधन एक दूसरे को? किसी भी पार्टी में दो तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, एक जिनके लिए पार्टी ज़्यादा प्राइमरी होती है और इलेक्शन उतना प्राइमरी नहीं होता। दूसरे किस्म के वो पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए पार्टी से ज़्यादा इलेक्शन प्राइमरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सिकनेस है, ये जो बीमारी है, हर एक पार्टी में है। जो जिनकी महत्वाकांक्षा पार्टी पूरी नहीं कर पाती है सीट एडजस्टमेंट की वजह से, वो शिफ्ट करते हैं दूसरी पार्टियों का रुख। लेकिन संजय रंजन साहब, अभी अभी जो बटर साहब ने कहा, चंपाई सोरेन साहब के साथ तुलना की, चंपाई सोरेन साहब पिछले 5 बार के विधायक हैं। जेएमएम का एकमात्र ऐसा सीट है सरायकेला है जो जेएमएम ने कभी नहीं हारा, क्योंकि उसको चंपाई सोरेन का गढ़ माना जाता है। उमाकांत रजक एक बार 2009 में उन्होंने चुनाव जीता था। अब इन दोनों की तुलना की जाए तो उमाकांत रजक आज चुनाव घोषणा के बाद जब नामांकन शुरू होता है तो दल बदलते हैं, और चंपाई सोरेन ने अगर पार्टी छोड़ी थी तो अपने सिद्धांतों की अवहेलना के कारण ठेस खाकर छोड़ी थी। बहुत फर्क है सर दोनों के दल बदलने में। चंपाई सोरेन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैं आ रहा था जी। चंपाई सोरेन साहब की जो वाली जो घटना है वो बिल्कुल अलग पटल पे है। इसलिए अलग पटल पे है कि वो कुछ दिनों पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, मगर जैसे ही हेमंत सोरेन साहब जेल से बाहर आए, उनके साथ जो साजिश हुई, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, वो राजनीतिक मर्यादा के प्रतिकूल था। उनको ऐसा महसूस हुआ कि राजनीतिक रूप से मेरी मर्यादा या इस पार्टी में अक्षुण्ण नहीं है। इससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी। इतना पुराना सिपाही, इतना पुराना लड़ाका जो जिसने झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई हो, उसने पार्टी छोड़ी। जो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत से थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसके पीछे उनकी व्यथा थी, और ये जो व्यथा थी अकारण नहीं थी। मुझे लगता है उनके साथ जो कुछ हुआ या उन्होंने जो पार्टी त्यागा, उसके पीछे और अभी जो घटना घटी है उमाकांत रजक साहब के साथ, ये दोनों 2 अलग तरह के धरातल पर घटी घटनाएं हैं। इनकी तुलना नहीं की जा सकती, यही मैं कहना चाह रहा था। तुलना नहीं की जा सकती। कमल ठाकुर साहब भी कुछ कहना चाह रहे? आ रहा हूं ठाकुर साहब, बस एक ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो एक बार समझूंगा कि जो राज्य कर्ज के तले दबा हुआ है, 96,406 करोड़ रुपए झारखंड पर कर्ज है, 6,000 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं, 19 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ब्याज है। उस राज्य में रेवड़ियां बांटना कितना उचित है राज्य की जनता के लिए? और ये पैसे आएंगे कहां से, किसके टैक्स से? आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जाकर मिला है पदाधिकारियों से और 14 और 15 अक्टूबर को हुए तबादलों को रद्द करने की मांग कर दी है। चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल मिला है बीजेपी का, 14 और 15 अक्टूबर को हुए तबादलों और पदस्थापन को रद्द करने की मांग की है। अपने हिसाब से तबादला और पदस्थापन किया गया, यह बीजेपी का दावा है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने चुनाव आयोग को दिया ज्ञापन। तो हमले जारी हैं। चुनाव से पहले माहौल भी गर्म होना जरूरी है, जनता को समझ में आए कि कौन जनता के साथ है, कौन उनके खिलाफ है, किसके होने से उनको नुकसान है, किसका ना होना उनके लिए जरूरी है। रुक करते हैं अतिथियों का, कमल ठाकुर साहब का। कमल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात पूरी कर ले आप पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। अभिषेक जी,
संजय रंजन जी ने कहा कि उमा शंकर रजक और उमाकांत रजक और चंपई सोरेन का पार्टी से आना जाना, दोनों में निश्चित अंतर है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के काल में 6 महीने से हेमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सर? हाँ, वो हेमंता जी ने खुद कहा है। साहब, हेमंता जी ने खुद कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 5 महीने का आपके चैनल पर मैंने वहां बैठ दिए हैं। क्लियर कर ले। नहीं, आप पहले सुन लीजिए। आप तो मान लीजिए वो तो असम के सीएम थे, ये झारखंड के सीएम से तो बात नहीं करेंगे। नहीं, आप समझ लीजिए, संपर्क मतलब संपर्क में थे, बीजेपी में चले जाते और संपर्क में थे, पार्टी टूटने की कगार पर आती, इसलिए उनको माने इस तरह आप उनका एक नैरेटिव बना देते हैं कि उनको ठेस लगा, उनको मान सम्मान को घटा दे, ऐसी बात नहीं थी। भट्टर साहब, जेएमएम के सीनियर लीडर, पहले जेएमएम को जवाब दे देने दीजिए सर। इतने सीनियर लीडर, गुरुजी के संघर्ष के साथ ही जल जंगल जमीन, जिन्होंने साथ साथ हर चीज माप तौल की, आज कांग्रेस का आरोप है कि जेएमएम को तोड़कर गठबंधन को तोड़ रहे थे चंपाई सोरेन, जेएमएम में रहते हुए। तो 5 महीने इंतजार किया सर। आप ही के पास हूं भट्टर साहब, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो संजय रंजन जी की बात पे कहता हूं कि फर्क कैसे, वो बोल रहे फर्क है दोनों के पास। फर्क नहीं है, दोनों पद के लिए। इनको जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब इनको तकलीफ हुई ना। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये थोड़ी बोला कि एज अ चीफ मिनिस्टर हम दोनों कांटेक्ट में थे। आप उनका भाषण निकाल के, वो जो बाइट निकाल के सुन लीजिए, वो क्या बोल रहे थे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि चंपाई सोरेन नहीं, वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करने के लिए कांटेक्ट में नहीं थे, है ना। ये इनको तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। और हमने नहीं उनको निकाला, वो खुद छोड़ के गए। पर उन्होंने कहा कि सीएम पोस्ट से हटने के बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हुई, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, मंत्री भी बने उसके बाद, 2 महीने बाद मंत्री भी रहे। अगर ये समझना चाह रहा हूं, 5 महीने 6 महीने संपर्क में रहे, सीएम बने रहे, तो जिस कारण जिस उद्देश्य से गए, तो उस उद्देश्य को पूरा क्यों नहीं किया? उसके बाद भी सरकार के लिए आराम से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद भी सरकार के लिए आराम से उन्होंने, आप ही लोग कह रहे हैं बनाए गए, तो जब अपना उद्देश्य ही पूरा नहीं कर पाए तो इतना 7 महीने का टेन्योर क्यों पूरा कर दिया उन्होंने? क्या इतने पुराने राजनीतिज्ञ को इतनी मामूली सी जानकारी या ज्ञान नहीं था? नहीं, क्या उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम? उन्होंने क्या बोल के झारखंड पार्टी, कमल आप कह रहे हैं पार्टी को तोड़ने का उद्देश्य था, जेएमएम को तोड़ने का उद्देश्य था, गठबंधन को तोड़ने का उद्देश्य था। ये तो बाद में हमें पता चली ना कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ 7 महीने के बाद, नहीं जाने के बाद, कमल ठाकुर साहब 7 महीने के बाद आप अभिषेक जी, हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये असम के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। असम के मुख्यमंत्री बीजेपी के सह चुनाव के कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने के लिए चंपाई सोरेन 7 महीने तक संपर्क में थे। कहाँ है ये, कहाँ कहा है उन्होंने? देखिए, मैंने दोनों को शालीनता से सुना, अब मुझे भी शांति से 2 मिनट में लूंगा सिर्फ सुनने के लिए। देखिए, चंपई सोरेन साहब 5 महीने मुख्यमंत्री थे। उस समय त्राहिमाम स्थिति थी जेएमएम में, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि परिवार के भीतर डिस्प्यूट था। उस समय परिवार की एक बहू ने कह दिया था कि अगर कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये उचित नहीं है, मैं पार्टी में नहीं रहूंगी, ये इनको लाया गया था। देखिए, 5 महीने किस तरीके से इनको विधायक दल की बैठक में किस तरीके से अपमानित किया गया, विधायक दल की बैठक बुला ली गई, विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं उनको सूचित तक नहीं किया गया, उसके बाद उनका इस्तीफा लिखवा लिया गया, और जिस तरीके से उनको बार बार इंसल्ट किया गया, उन्होंने परमिशन मांगा कि मैं क्या लास्ट मीटिंग में जा सकता हूँ नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, यह अभिषेक आपको भी याद होगा, उनको परमिशन नहीं दिया गया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद नियुक्ति पत्र बांटना चाहते थे। तो एक परिवार के बाहर का कोई आदिवासी इनको स्वीकार क्यों नहीं है? किस तरीके से बेइज्जत करके इन्होंने चंपई सोरेन को हटाया? सब 3-4 महीने बाद तो चुनाव था, ऐसी हड़बड़ी क्या थी मुख्यमंत्री जी को? और जो मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, इसकी शुरुआत तो चंपई सोरेन ने मैया और काई योजना से की थी, जिसको आज मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल कर दिया। देखिए, अब एक और मैं पॉइंट पे आऊँ, अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं बोले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। मैं तो जानना चाहूंगा एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उद्घाटन भी किया हो। मैं आपको 5-6 उदाहरण बताता हूं कि हमारी सरकार के जो पूरे हो गए प्रोजेक्ट से लगभग पूरे हो गए, कैसे उनका शिलान्यास किया। देखिए, 18 जनवरी 2016 को झारखंड भवन का शिलान्यास हुआ, मुख्यमंत्री जी ने इसका फीता काटा। फीता काटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। इसके बाद आप देखें, जो नगर निगम की बिल्डिंग थी वो तत्कालीन रघुवर दास की सरकार में पूरा फंड अलॉटमेंट हुआ, काम शुरू हो गया, मुख्यमंत्री जी ने
फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त आप देखें गढ़वा और पलामू रीजन में जो सब स्टेशन थे उनका उद्घाटन और उनका जो पूरा शिलान्यास था वो कार्यक्रम हमारे समय हो गया था। लाइनें बन गई थी, मुख्यमंत्री जी ने 2020 में फीता काटा। सरकार बनने के बाद सब्जी मार्केट झारखंड का जो पहला बना, वेंडर मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं, इसका हम लोगों की सरकार के समय शिलान्यास, फंड अलॉटमेंट काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने फीता काटा। अब आप देखें एक मयूराक्षी नदी पर जो राज्य का सबसे बड़ा पुल का उद्घाटन 30 अक्टूबर पिछले वर्ष को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया था, जो सबसे बड़ा पुल है झारखंड का। इसकी तो पूरी आधारशिला, इसका पूरा शिलान्यास, फंड एलोकेशन, काम सारा कुछ शुरू हमारी सरकार में हो गया था। तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन, शिलान्यास दोनों उन्होंने किया। फाइनल पॉइंट, पलामू में कोयल नदी संगम पर बने झारखंड के जो एक और पुल है, इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो हमारी सरकार के समय शिलान्यास हुआ था, काम शुरू हो गया था, फंड अलॉटमेंट हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया था। मैं तो अभी भी लाइव टीवी पे कह रहा हूं, मुझे एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा प्रोजेक्ट बताए जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 5 वर्ष का लंबा समय होता है और उद्घाटन भी उन्होंने किया। बस यही कहना चाहिए। कमल ठाकुर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप 30 सेकंड में सर बात पूरी करें, मेरा सवाल यहाँ आपका कांटा टोली फ्लाईओवर, ये हमारी सरकार, देखिए आपकी सरकार तो आपकी सरकार 5 साल फ्लाईओवर का ले रहे श्रेय। अरे 5 साल हमारी सरकार उसको लटका के उसका लोहा तक काट दिया गया रोड पर। आप रोड पर लोहा तक काट के फेंक दिया गया। जनता देख रही है अभिषेक। देखिए 2016 में शिलान्यास हुआ था कांटा टोली फ्लाईओवर का। 2016 में रघुवर दास की सरकार में शिलान्यास किया गया था। उसके बाद 82 करोड़ की लागत थी कमल ठाकुर साहब। उसके बाद वहां भी एक स्कैम है अभिषेक। उसके बाद 224 करोड़ हटा दिया गया। उसका पिलर को हटा दिया गया। ये जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार ने केस नहीं किया, इन लोगों ने केस नहीं किया, विभाग ने केस नहीं किया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पिलर को काटा गया कमल ठाकुर साहब, तो क्या जुडको ने कोई केस किया? वो FIR दर्ज करे? सरकारी नहीं कर सके, आप नहीं बना सके, कौन नहीं बना सके। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं, देखिए सुन लीजिए सरकारें कैसे चलती है। नहीं, सरकार चलती है कैसे? काटने वाले मुख्यमंत्री के रूप में काटने वाले माननीय मुख्यमंत्री काटने वाले प्रधानमंत्री कटरा रेलवे स्टेशन किसने बनाया? किसने उसका फीता काटा? बोला बेड़ों में विभाग का बना, किसने फीता काटा? कौन सब हमारे सब प्रोजेक्ट का बताया? नहीं, मैंने तो आपको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है प्रफुल्ल जी, निरंतर चलने वाला, बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कुछ नहीं, अपना बताइए, इन 5 सालों में कोई बड़ा शिलान्यास हुआ है क्या आपका? और उद्घाटन, जो काम उद्घाटन हो गया हो या बड़ा हो, कोई काम ऐसा याद आ रहा है आपको? अरे आप देख लीजिए, यहाँ हरमू फ्लाईओवर का शिलान्यास हो गया। उसके बाद हो गया, शिलापट भी नहीं लगा यहाँ नहीं। अब हकला रहे हैं शिलान्यास और उद्घाटन लीजिए साहब, ये निरंतर प्रक्रिया है। 2023 RBI की एक रिपोर्ट निरंतर नहीं था। प्रतुल जी बड़ा साहब, 2023 RBI की रिपोर्ट है कि राज्य में 96,406 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने कर्ज लिए हुए हैं झारखंड ने, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने पड़ रहे हैं। 19 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ब्याज बन रहा है। जिस तरीके से योजनाओं की रेवड़ियों की घोषणा की जा रही है, आने वाले समय में राज्य कितने कर्जे में डूबा रहेगा? बटर साहब, क्या ऐसे हालात में इस तरीके ये जो सच्चाई है ये जनता के सामने लाना सरकार के लिए राज्य हित में नहीं माना जाए कि हम इतने करोड़ के दबाव में हैं, हर व्यक्ति कर्ज के तले दबा हुआ है झारखंड का? अच्छा पॉइंट आपने उठाया अभिषेक। 2014 में जब मोदी जी भारत का उन्होंने बागडोर संभाली तो 5.92 लाख करोड़ का एक्सटर्नल ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, और 2024 आते थे 15.45 लाख करोड़ हो गई। ये RBI के डेटा। महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र में 6.93 लाख करोड़ का। सर मुझे बता दीजिए सर। अरे तो बता ही दिया ना झारखंड का, तो कंपेयर कर रहा हूं ना मैं। असम में 1.36 लाख करोड़ का कर्ज है, आप कंपेयर कर लीजिए। सर एक मिनट, मैं राजनीतिक नजरिए से देखने को नहीं कह रहा आप लोगों को, मैं आपसे झारखंड की जनता का दर्द पूछ रहा हूं
कि झारखंड के आंसू कैसे पोंछेंगे जब राज्य कर्ज के तले दबा जा रहा है। आप दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल मत दीजिए, झारखंड की जनता के आंसू कैसे पोंछेंगे? नहीं, मैं तो झारखंड की जनता इंडियन नहीं है। क्या नहीं है? विदेश में रहती है। इंडियन नहीं है, भारत में नहीं रहती, विदेश में रहती है क्या? जो भारत सरकार झारखंड की जनता पे बोझ डाल रही है कि वो खाली मोदी जी का अपना बीजेपी पे बोझ डाल रही है कि उसमें झारखंड के लोग भी हैं, ये बता दीजिए मुझे। सवाल था राज्य सरकार। बड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ा साहब कौन कीजिए। यस हाँ, बात पूरी कर। मैं कहना चाह रहा हूं, मध्य प्रदेश 3.5 लाख करोड़। जनता सुन रही है, जनता को देखने दीजिए। बोले बड़ा साहब, बोले। उनके स्टेट के सीएम हमारे यहाँ बने हुए हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता पर्यवेक्षक बन के आए हुए हैं ना। वो क्यों नहीं बोल रहे कि वो तो वही मतलब अपने स्टेट की जनता का बुरा हाल नहीं बता रहे, वो झारखंड की जनता का पॉइंट उठा रहे हैं। पूरा मान लीजिए भारत सरकार ने जो कर्जा लिया उसका पैसा कौन देगा? मोदी बीजेपी पार्टी देगी कि भारत की जनता को भरना होगा? मोदी जी तो लेके निकल लेंगे, फकीर है तो झोला झाड़ के कभी भी चल देंगे। कौन देगा पैसा? वो 80 करोड़ को फ्री में अनाज देना वो रेवड़ी नहीं है। आपको महाराष्ट्र में झारखंड के साथ लाडली बहन योजना शुरू हुआ, वहां भी अभी चुनाव है, वहां दिवाली पे बोनस दिया जा रहा है। आपने सुना है कभी बोनस देते हुए किसी को? बोनस दिया, वो कॉर्पोरेट में बोनस मिलता है। तो क्या इन्होंने गवर्नेंस को कॉर्पोरेट हाउस बना लिया अडानी अंबानी का कि अपने कर्मियों को बोनस दे रहे हैं? आपके प्रश्न का जवाब चलिए अगर आपने बात पूरी कर ली हो बड़ा साहब, तो एक बार संजय रंजन साहब के पास जाना चाहूंगा। संजय रंजन साहब, जैसे जेएमएम खुद को एक क्षेत्रीय दल बताता है, बड़ा साहब आ रहा हूं आपके पास, क्षेत्रीय पार्टी बताता है, वैसे ही आजसू भी खुद को क्षेत्रीय पार्टी बताती है। कैसे देखते हैं? मैं असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा साहब मैं घूमता हूं, लेकिन इतना ज्यादा मुझे झारखंड से लगाव है। मैं झारखंड के लोगों के बारे में जानना चाहता हूं कि ये जो 6000 करोड़ रुपए ब्याज के हम लोग चुका रहे हैं, ये किसके पैसे चुका रहे हैं? कौन पैसे ला रहा है ये? और जिस तरीके से घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं लोगों के लिए, क्या ये घोषणाएं जमीन छू पाएंगी, धरातल पर उतर पाएंगी? क्योंकि इनको पूरा करने के लिए तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा मिलेगा कहां से? फिर कर्जे के लिए मुंह खोला जाएगा और 6000 करोड़ की राशि बढ़कर 10,000 करोड़ हो जाएगी। अगर पैसा आधारभूत संरचनाओं को खड़ा करने में खर्च हो तो आपको तुरंत उसका रिटर्न मिलेगा। अगर पैसा आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाने में अगर आप खर्च करते हैं तो इसका तुरंत आपको रिटर्न आएगा, कोल्ड स्टोरेज। लेकिन आपने किस तरह से उस पैसे का खर्च किया कि आपको रिटर्न आना बंद हो गया, ये सोचने वाला विषय है। आपने कोई ऐसा ताना बाना ही नहीं बुना जिससे इस राज्य की प्रगति हो और अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत हो। आप कहते हैं कि 1,86,000 करोड़ बकाया है आपका केंद्र पर, 1,36,000 करोड़। ये अगर पैसा हमको मिले तो हमको खुशी होगी, सबको खुशी होगी। इससे किसी को एतराज नहीं है कि अगर ये पैसा बकाया है तो इस राज्य सरकार का पैसा है, इसको हमको वापस दीजिए ताकि हम अपने राज्य का विकास करें। इससे किसी को एतराज नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, या हमारी पार्टी का या हमारे एनडीए फोल्डर का एनडीए ही हो गया, हमारे एनडीए फोल्डर का ये प्रश्न है कि जो पैसा आपके पास था उसको आपने आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में खर्च क्यों नहीं किया? आपके पास 5 वर्षों का पूरा समय था, आपके पास एक दृढ़ और मजबूत सरकार थी, जनता का इतना बढ़िया मैंडेट था। आपने वैसी योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं उतारी कि यहाँ की जो भूख से लड़ती हुई आधा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा आबादी है वो निश्चिंत रूप से 2 वक्त का भोजन हासिल कर सके? आपने स्कूलों की व्यवस्था क्यों नहीं की, ऐसी स्कूलों की व्यवस्था जिससे पढ़ के लड़के कलेक्टर बनते? अभी तो स्थिति ये है कि ये जो 10वीं का विद्यार्थी उसे जाकर आप पूछ लें, वो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम आपको नहीं बता पाएगा, A+B² नहीं बता पाएगा। आखिर हमने क्यों ऐसी व्यवस्था पैदा की? ये जो विस्थापन की इतनी बड़ी समस्या है पूरे राज्य में, आखिर क्यों हमने उसको एड्रेस नहीं किया गया? सवाल ये हैं, और इन सवालों का जवाब सिर्फ यही है कि हम लोगों ने जो कर्ज लिया उसको कंबल ओढ़ के घी की तरह पी लिया। हम लोगों ने उसको इस राज्य को खड़ा करने में खर्च नहीं किया। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, मगर
कर्ज को अगर हम पी जाएं तो ये बुरी बात है। मुझे ये लगता है कि ये सोचने का समय था, और ये निर्माण का इतना बढ़िया इनके पास कार्यकाल था जिसका कोई सानी नहीं है, किसी भी तरह का व्यवधान नहीं था। ये अपनी योजनाएं बनाते, धरती पे उसको लागू करते, हम यहाँ बैठ करके इनकी प्रशंसा के गीत गाते, इनका यशगान करते। मगर जब ब्लॉक बिक जाए, जब थाना बिक जाए, जब स्थिति ये हो जाए कि जैसे ही नोटिफिकेशन हो, कोई सर्किल ऑफिसर ताला तोड़ के चार्ज ग्रहण करे, तो आप समझिए कि किस स्तर पर ये राज्य चला गया है। सर, हालात तो ये है कि सर्किल ऑफिसर की प्राथमिकी रांची पुलिस दर्ज करा रही है कि लापता है, और सर्किल ऑफिसर के घर वाले नहीं बता रहे हैं। जब अब पता नहीं वो अधिवक्ता भी है कि नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ है। 1,36,000 करोड़ मिले कि नहीं मिले? 1,36,000 करोड़ के पक्ष में हम तीनों यहाँ बैठे हैं, मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ 354 करोड़ का हिसाब भी मिलना चाहिए, और 35 करोड़ का भी हिसाब मिलना चाहिए, और उन 2 IAS जो अभी जेल के शिक्षकों के पीछे, उसका भी हिसाब मिलना चाहिए। पता नहीं कितने डिप्टी कलेक्टर्स हैं कतार में, और 1-2 और IAS लगता है कि 1-2 महीने में यहाँ से चल देंगे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी में गिरावट आई है, इसका भी जवाब हमको चाहिए, क्योंकि अंततः पिसती तो यहाँ की आम पब्लिक है, मामूली लोग हैं जो पिस जाते हैं, मामूली लोग हैं जो दफन हो जाते हैं। जो 20-22 नौजवान मारे गए, उनका सवाल उठता है, गरीबी का सवाल उठता है, स्कूलों का सवाल उठता है। नेतरहाट जैसा स्कूल ध्वस्त हो गया, उसकी पीड़ा है हमको। जिला स्कूल का एक नेटवर्क पूरे जिलों में हुआ करता था, उसको हम लोगों ने नेस्तनाबूद कर दिया। हम में से कोई, हम तीनों यहाँ बैठे हैं, हम में से तीनों इस बात पे सहमत हो गए कि जिला स्कूल जैसा स्कूल क्यों बर्बाद हो गया, क्यों हमने उसको बर्बाद होने दिया। और ऐसा क्या है कि पारा शिक्षक अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता। पारा शिक्षक जो आप देखेंगे शिक्षकों के पायदान पे सबसे नीचे खड़ा है, वो भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता। सहायक पुलिसकर्मी भी अपने बच्चे को शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव को भी पढ़ाना चाहिए सर। जी बिल्कुल। ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर आप बात करेंगे तब तो सरकारें किसी की हो, सरकारी अधिकारियों को तो वही मुफ्त में देना चाहिए, जो लोग DPS और DAV में पैरवी करते हैं। मैं ये कहता हूँ, दिल्ली की एक सरकार है, हम उसकी आलोचना जो भी कर लें केजरीवाल साहब की, मगर स्कूलों की हालत उन्होंने बदल दी, अस्पतालों की हालत उन्होंने बदल दी। ऐसी ही व्यवस्था हम यहाँ क्यों नहीं कर पाए? ये सारे ज्वलंत विषय हैं जिसमें हम में से तीनों को किसी को एतराज नहीं होगा। एक बार कमल ठाकुर साहब, एड्रेस इन विषयों को करना चाहिए था। कमल ठाकुर साहब, एक तरफ हजारों करोड़ का कर्जा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार में हर विभाग में शिकायतें मिल रही हैं टेंडर कमीशन घोटाला का। BOQ से जो प्राकृत राशि है उससे ऊपर की राशि पर टेंडर किए जा रहे हैं। RCD 100 करोड़ से ऊपर का आ गया है। ग्रामीण विकास विभाग आपके सामने है, मंत्री साहब अंदर हैं, और नोटों का पहाड़ बरामद हुआ उनके OSD के नौकर के यहां से। ये पैसे आखिर इनका हिसाब कौन देगा जनता को? देखिए, जो जैसा करेगा उसका परिणाम सामने है। आलमगीर आलम, जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसके सामने होता है। मैं कभी इस बात के, और कांग्रेस पार्टी इस बात का पक्षधर नहीं है कि तुम लूट खसोट और भ्रष्टाचार करो, उसके खिलाफ में हम लोग हमेशा रहेंगे। लेकिन जब कर्ज की बात आती है तो सर, भारत में ही झारखंड है। जब देश इतना कर्ज में डूबा हुआ है, जब 2014 में सरकार बदली, उस समय कर्ज की क्या स्थिति थी, और आज 2024 में देश के कर्ज, एक आदमी 35,000 से 36,000 के कर्ज में भारत का एक आदमी डूबा हुआ है। इसका ये भी सवाल है। तो सवाल तो अगर राज्य सरकार, अगर मुख्यमंत्री पर सवाल उठता है कि कर्ज आपने लिया है, तो देश के प्रधानमंत्री पर भी उतना ही सवाल उठता है कि आपने भी देश को गर्त में ढकेलने का काम किया। लोकसभा चुनाव के दौरान तो आप लोगों ने इसको मुद्दा बनाया भी था कि बहुत कर्ज लिया जा रहा है। विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दा बना रहे इसको? विधानसभा में भी मुद्दा बनेगा, बनाइए सर, कि भाई किसकी सरकार ने विधानसभा में। सुन लीजिए आप अभिषेक जी, मैं इस बात का हमेशा पक्षधर हूं, वो कोई दल हो, BJP हो, JMM हो, कांग्रेस हो या आसू हो, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि मुद्दों का ही लड़ाई होना चाहिए। क्या रघुवर दास सरकार के टाइम में स्कूल बंद नहीं हुए? क्यों बंद किए गए? मर्जिंग की गई थी। मर्जर क्यों किया गया? आखिर बच्चा जो बच्चा 1 किलोमीटर नहीं, आप पहले बात, प्रतुल जी, क्या दिक्कत यही है, मैं कह रहा हूं कि जो बच्चा आधा किलोमीटर जाके पढ़ सकता था, उसको 2 किलोमीटर जाने के लिए मर्ज क्यों किया गया?
आपको पता है कि नहीं कि क्यों किया गया? पहले नहीं पता है, पता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसा विषय है जिस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए। सरकारों को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। वो 5000 स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, मर्ज नहीं होने चाहिए। जी नहीं, अगर देखिए स्कूल को मर्ज करना जो उस समय था वो नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पे था। कहीं 20-30 बच्चे पढ़ रहे थे और एक टीचर था, कहीं 4-4 टीचर्स थे, उसके आधार पर ये मर्जर हुआ था, कोई बंद नहीं हुआ था। लेकिन हम तो जानना चाहेंगे कांग्रेस और जेएमएम के प्रवक्ताओं से कि भाई आपने डीमर्ज क्यों नहीं कर दिया? पिछले जो 5 वर्षों का आपका शासनकाल था, ये 5000 स्कूल्स का जिस पर आप आज प्रश्न उठा रहे हैं, तो इनको आपने अलग हट के फिर से क्यों नहीं जीवित कर दिया? इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, अभिषेक, कर्ज की बात जब भी होती है तो कर्ज में ये जो केंद्र सरकार और यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की जो ये कंपैरिजन कर रहे थे, उसमें एक्सटर्नल बोरोविंग और इंटरनल बोरोविंग ये दोनों के डिफरेंशिएट करके इन्होंने फिगर्स नहीं बनाए। हमारे समय एक्सटर्नल बोरोविंग था, यानी विदेशों से जो भी कर्जा था वो लगभग नगण्य हो गया। हम लोगों ने इंटरनल बोरोइंग्स के आधार पर लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई। और देखिए, कहते हैं ना कि जब भी आप लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे वो बजट डेफिसिट में होगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर कोई बजट प्रॉफिट में होता है किसी राज्य सरकार का, तो उस राज्य सरकार पर लानत है, क्योंकि बजट डेफिसिट में होना चाहिए ताकि आप जो जन कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करते हैं वो पैसा हो आपके पास। प्रॉफिट है साहब, ये कोई दुकान थोड़ी है कि आप प्रॉफिट और लॉस में चला रहे हैं। आपको कल्याणकारी योजनाएं चलानी होगी। हमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई, तो इसीलिए अगर बजट डेफिसिट में जा रहा, हमने बोरोविंग की, उसका रीपेमेंट भी टाइमली हो रहा। और एक चीज और, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कितनी बोरोविंग की। और मैंने एक बार नहीं 2-3 बार ये बात को चैनल में डिबेट में पूछा कि एक प्रोजेक्ट बता दे माननीय मुख्यमंत्री जिसका शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। एक भी प्रोजेक्ट ये नहीं बता पाए। हकलान हो गए साहब, इधर उधर की बात करते रहे। एक प्रोजेक्ट नहीं जिसका शिलान्यास उद्घाटन यही किया हो। और देखिए, मैं एक और चीज देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार किस इशू पे? जो हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया था। ये सरकार को बांग्लादेश के अब्दुल से इतना प्रेम है कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने नहीं टोका, अब्दुल पर आ गए। लास्ट 10 मिनट का मुद्दा, देखिए इनका मुद्दा आ गया। अगर आप बोलेंगे ना तो मैं 10 मिनट इनका मुद्दा आ गया, अब्दुल आ गया। आप दूसरे आप स्कूल का बात कीजिए, शिक्षा का बात कीजिए। अब्दुल आपका आ गया। अब्दुल बांग्लादेश का विरोध होगा उसका। अब्दुल राज्य सरकार क्यों चली गई? चुनाव राज्य सरकार ने आदिवासियों के हित में कुठाराघात अगर किया। अब्दुल पाकिस्तान नहीं आएगा, बांग्लादेश नहीं आएगा, चुनाव नहीं कर सकती है। लैंड जिहाद, लव जिहाद करने वाले इस बांग्लादेशी अब्दुल के खिलाफ मुद्दा यही है। ले जाती। ये मुद्दा आ गया आपके चैनल पर। हमारे मुसलमान मुद्दा है, उनका हकमारी हो रही है। कांग्रेस और जेएमएम का मुद्दा है शिक्षा। कमल साहब, आप ही सरकार में और आप ही का मुद्दा शिक्षा और हाँ, रहेगा। देखिए, डेवलप क्यों नहीं किया? अभिषेक, हम लोग मर्जर का विरोध कर रहे हैं। हम विकासशील देश हैं। वर्षों में क्यों नहीं डिमर्ज? विकासशील देशों में हंगर इंडेक्स में अधिकारियों को बचाने के लिए क्या काम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आप इनसे ये पता चोरी को रोकने के लिए इंडेक्स में भारत कहां पर खड़ा है? उसके बाद बता रहा हूं 111 नंबर पर है भारत। ये सुप्रीम कोर्ट सोच लीजिए इस देश का। तो हमारे 2014 में वो एनजीओ की संस्था नहीं है, उसमें तो बांग्लादेश, इनका लव जिहाद, इनका पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नीचे किया गया। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की बात नहीं करेंगे, देश का विभाजन नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे करने वाली पार्टी से आप क्या हमदर्दी उम्मीद कर सकते हैं? पाकिस्तान को क्रिएट किया कांग्रेस ने, और आज पाकिस्तान संजय रंजन साहब से भी पूछ लेता हूं। संजय रंजन साहब, क्या आपको भी बांग्लादेश नहीं है? आपके पास मुद्दा नहीं है। आप पाकिस्तान बांग्लादेश में करते रहिएगा और सत्ता आपके नीचे से जाएगी। कहा सर बीजेपी सत्ता भी जाएगी, देश का विभाजन नहीं होता जाएगी। नेहरू जी ने सत्ता के 5 साल लिए वाला है क्रिएट किया था। संजय रंजन साहब, ये बीजेपी का मुद्दा तो समझ में आता है कि बीजेपी पे ये आरोप लगते रहते हैं। आजसू इसमें कितनी सहमत है? पाकुड़ से आपको पाकुड़ की सीट मिली है, सबसे ज्यादा घुसपैठ पाकुड़ में माना जा रहा है, साहिबगंज में माना जा रहा है। क्या आप भी चाहते हैं बांग्लादेशी अब्दुल वापस जाए, या आप ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी अब्दुल आधार कार्ड के दम पर यही रह जाए? सर, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, घुसपैठ चाहे किसी भी राज्य में हो, इस पर आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है और साथ ही साथ सीमाओं पर तनाव भी इससे बढ़ता है।
पहली बात। और दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि इतना सख्त होना चाहिए, नागरिकता कानून इतना सख्त होना चाहिए, आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसी चीज़ बहुत आसानी से हासिल नहीं कर सके। आप एक काम करें, आप एक कैमरामैन को आप मंडे को, ट्यूसडे को नहीं, मंडे को आप भेजें जहां आधार कार्ड बनता है। आप वहां एक बड़ी विचित्र स्थिति पाएंगे। वहां आप देखेंगे कि बहुत कम लोकल लोग वहां हैं। भीड़ में ज़्यादातर लोग आपको पुरुलिया और अन्य जिलों से आए हुए लोग मिलेंगे। ऐसा क्या है? आप गौर से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आधार कार्ड बहुत ही आसानी से बन जाता है। मतलब झारखंड में? झारखंड में। और ये तब मैंने महसूस किया जब मैं एड्रेस चेंज करवाने गया वहां पर, तो हमने देखा कि जो बहुसंख्यक आबादी है वहां पर जो कतारबद्ध खड़ी है वो बाहर की है। तो हमने समझने की कोशिश की और मुझे एक बड़ा शौक लगा कि कोई भी इसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो तो आए हैं बंगाल से। आखिर ऐसी क्या बात है? सोचने वाली बात है। अगर आप आधार कार्ड की प्रक्रिया को, जो हमारी पहचान है आज के दिन में, जो हमारी पहचान है आधार कार्ड, आ रहा हूं बड़ा साहब, इन सब चीजों पे ना बहुत सख्ती होनी चाहिए। वोटर कार्ड पे बहुत सख्ती होनी चाहिए, राशन कार्ड पे बहुत सख्ती होनी चाहिए। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आज इंडियन इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 से निकलकर 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, आप सिर्फ छोटे परिदृश्य में आर्थिक व्यवस्था को न देखें, निश्चित रूप से उसमें झारखंड का भी हिस्सा है। आज 1.5% आबादी, भारतीय आबादी रहती है अमेरिका में, मगर 6% इकोनॉमी पे उसका अधिकार है, जो लगभग 4 गुना है। आप 10% डॉक्टर्स हैं हमारे वहाँ, जो 30% आबादी को कैटर करते हैं। और सबसे सुखद बात यह है कि वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को अगर आप गौर से देखें, उसमें सैकड़ों भारतीय हैं जो महत्वपूर्ण पदों पे हैं। और कमला हैरिस अगर भारतीय मूल की पहली राष्ट्रपति अगर बन सकती हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मतलब इंटरनेशनल फोरम पे भारत को एक पहचान मिली। भारत की जो हनक पिछले 10-12 सालों में जो बनी है, उसके पीछे एक मजबूत, एक दृढ़ भारतीय सरकार बेहतर होने। जी हाँ। अभिषेक, मुझे सिर्फ 2 लाइन बोले थे, फिर बटर से जितनी मर्जी बुलवा ले। मैं 11वें पायदान पर हम थे, इकोनॉमी के साइज की बात करें, जिस समय यूपीए सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया था, और जिस समय 2014 में छोड़ा तब भी 11वें पायदान पे थे। आज हम 5वें पायदान पर हैं, तो ये क्या ग्रोथ नहीं? और दूसरी बात, स्पेशल ब्रांच की उस चिट्ठी का हम बार बार जिक्र करते हैं, जो आधार कार्ड बनाने की बात भाई संजय रंजन जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई है। जो हेमंत सोरेन सरकार में 2023 में 2 जून को स्पेशल ब्रांच ने पत्र लिखकर कहा था कि मदरसों में पहचान पत्र आधार कार्ड बनाया जा रहा है घुसपैठियों का, इस पत्र से तो आप भी अवगत है। तो ये राज्य सरकार कैसे डिनाई कर सकती है? बड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट भी कर दीजिए सर। जब 2014 में मोदी जी ने बागडोर संभाली इस देश की, तो पर कैपिटा कर्ज जो हर एक भारतीय पे था वो 46,000 रुपए पर, और आज के दिन में वो 1,10,000। ये बटर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स झारखंड का जो पर कैपिटा, आप जो झारखंड का 1 लाख करोड़ आसपास बता रहे हैं, 3.9 लाख करोड़ झारखंड की पॉपुलेशन है, तो वो 25,000 रुपए पर कैपिटा कर्ज बनता है, जो 24 सालों में, जिसमें 16 साल बीजेपी रही है, 19 है ना। तो झारखंड का 25,000 है। पूरे देश का अगर भारत सरकार का कर्जा देखा जाए तो 1,10,000 रुपया पर आदमी के ऊपर कर्जा। ये देखने का एक नजरिया, ये सेलेक्टिव नजरिए से देख रहे हैं। झारखंड का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष का अपना भी रिपोर्ट कार्ड दे दे कि आपने कितना कर्ज लिया, कितना बोरोइंग की और कितना रीपेमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस किया आपने। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो एक भी आप प्रोजेक्ट का नाम नहीं बता पाए जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो। एक भी प्रोजेक्ट नहीं बता पाए, एक अबू आवास नहीं बता पाते। जहां फाइनल कमेंट बटर साहब, फाइनल कमेंट करें सर, वक्त समाप्त हो चुका है। बीजेपी बिना हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी किए
नहीं रह सकती, उनको रात को नींद नहीं आएगी। और इस बार कांग्रेस के 8,500 सिखों के कत्ल का आपको भूल गए? 1984 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, 8,500 सिखों का कत्लेआम हुआ, 17,000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। और बेशर्मी देखिए आज डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के कौन बोल सकता? गुआ गोलीकांड और सरायकेला गोलीकांड उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं जिसने झारखंड आंदोलनकारियों को, जिस कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने निकाल कर गोली मारा था गुआ गोलीकांड में 1980 में, उसी के साथ सत्ता में सिखों हर के जो जिस समय राजीव गांधी ने कहा था कि जो बड़ा गाछ गिरता है तो कंपन होती है, 8,500 सिख जो है वो शहीद हो गए, उनके साथ अब सत्ता में बैठे हैं। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो तलाशने होंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य कर्जे में डूबा जा रहा है और राज्य की जनता के लिए जो योजनाएं घोषित की जा रही हैं उन योजनाओं को वास्तव में भविष्य में धरातल पर उतारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको मिलेंगे भले 1,000 मिले, 1,100 मिले, 2,500 मिले, लेकिन आप उतना ही कर्जे में डूबते जाएंगे क्योंकि राज्य पूरा कर्जे में डूबता जाएगा। अब यह ध्यान देने वाली बात है, निर्णय आपको करना है कि कौन बेहतर विकल्प है, लेकिन कौन विकास की गति को कितनी तेजी से उठा पाया है इसका निर्णय भी आपको करना है, क्योंकि फिर अवसर मिलेगा 5 साल के बाद और इन 5 सालों में हिटलर शाही चलेगी या लोकतंत्र का गुणगान होगा, यह देखने लायक नजारा होगा, दिलचस्प होगा। धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से संजय रंजन साहब थे, संजय जी धन्यवाद आपका। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब थे, कमल जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से अरविंदर सिंह देओलूर, बटर सिंह साहब थे, बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, मेरे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।